वेलकम टू टेक्निकल अड्डा आई में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो यहाँ से हम ईएमएफटी की यूथ कंपटीशन की बुक सॉल्व कर रहे थे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से कम आपके क्वेश्चन यूथ पब्लिकेशन से बहुत सारे रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 से। ए मेटल सरफेस हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 की पावर -9 coulomb. How many electron would have been removed from the metal surface? तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कूलाम या जो कि चार्ज है अपना, उसके बीच में रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा। और एक फॉर्मूला होता है जिसका Q इक्वल्स टू N इंटू ई। यहाँ पर आपको Q की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -9 कूलाम एंड E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। वैल्यू आप इन दोनों को जब पुट कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये है आपका फॉर्मूला जो आपको अप्लाई करना है। आप देख लीजिए सॉल्यूशन N यहाँ से आपको मिल जाएगा। Which one of the following gives the approximation value of capacitance between two spheres whose separation is very much larger than the radii? अब देखो क्वेश्चन ये है कि देखो यहाँ पर आप ये पढ़ो, टू स्पेयर्स whose separation is very much larger than the radius। देखो टू स्पेयर्स की जब बात करता है ना, तो इन दोनों का अपन सीरीज कॉम्बिनेशन में लेते हैं। ये क्वेश्चन में है ना, एक C1 है एक C2 है, लेकिन दोनों स्पेयर्स का जो कैपेसिटेंस क्या है, सेम है ना। अब उसने पूछा है कि जब दोनों का इक्विवेलेंट अपन ले लेंगे तो वो कितना आएगा कैपेसिटेंस का। क्वेश्चन ये है, एक बार आप भी पढ़ना, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसने जब भी दो स्पेयर्स को आप एक दूसरे से ज्वाइन करते हो तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में माना जाता है। तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, C इक्विवेलेंट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, यू ऑल नो। अब यहाँ C की वैल्यू तो दोनों की सेम हो गई, तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका C/2। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला लगाइए आप, C इक्वल्स टू Q/V ऑल नो, और V इक्वल्स टू क्या होता है 1/4πε0 इंटू R, और यहाँ Q भी होता है, KQ/R होता है ना, तो वही है, अपन को वही लगाना है। तो Q अपॉन यहाँ लिखोगे Q इंटू, तो यहाँ से हमारा आंसर हमें क्या मिल जाएगा 4πε0 इंटू R। अब आप देख लीजिए C इक्विवेलेंट का भी यहाँ से आप फॉर्मूला लगा दीजिए C/2। तो C की वैल्यू आपकी कितनी आई 4πε0 इंटू R बाय 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2πε0 इंटू R। ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 53। व्हेन ए शॉप बबल इज चार्ज। देखो जब भी किसी भी आप स्पेयर्स को स्पेयर में चार्ज दीजिए, बबल में चार्ज दीजिए, हमेशा वो चार्ज की वजह से क्या होती है, एक्सपेंस होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स करेंगे अगर आप किसी स्पेयर्स में, और रिपल्सन के कारण वो उसकी सरफेस पे जाके जमा हो जाएंगे। तो सरफेस पे जाके जमा हो जाएंगे जैसे तो वैसे ही सरफेस क्या होने लग जाएगी, एक्सपैंड होने लग जाएगी। रिपल होते होते एक्सपांड होते सारा की सारा चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा आपका सरफेस पे। तो इसका आंसर आएगा एक्सपैंड्स। 54 देखिए, ऑन रोटेटिंग पॉइंट चार्ज हैविंग चार्ज Q अराउंड ए चार्ज Q इन ए सर्कल ऑफ रेडियस R द वर्क डन विल बी। देखो हमेशा वर्क डन, जब भी आप सर्कल में ये पूछा है कि वर्क डन कितना होगा, जब भी आप किसी भी क्लोज सतह पे, किसी भी क्लोज सरफेस में आप वर्क डन निकालते हैं तो वो हमेशा 0 आता है। ये आप ये पॉइंट है जो आप अपनी बुक में नोट करके रखिए, इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। If a charge is Q situated at the center of the cube, the electrical flux passing through the one of the face of the cube। ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 55। तो देखो टोटल आपके क्यूब में से जो चार्ज पास हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है Q। अब वो बोल रहा है कि किसी एक फेस पे से, मतलब क्यूब की फेस कितनी होती है, क्यूब की टोटल नंबर ऑफ फेस कितनी होती है 6 होती है। अब किसी एक फेस से पास होने वाला, उसने पूछा है फ्लक्स कितना होगा, तो अपना फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E.A इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। ये किसका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का, जिसमें से मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ E.A इक्वल्स टू Q/एप्सिलॉन। टोटल फ्लक्स जो इसमें से पास हो रहा है, तो उसने पूछा है कि किसी एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो क्या हो जाएगा
आप इस टोटल को तो किसी एक फ्लक्स से एक फेज से पास होने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होगा, क्यू वाई एफ साइन नो, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक फेज से आ जाएगा। और अगर अपन इसी चीज़ को 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपको टोटल क्यू मिल जाता। तो इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। 56 क्वेश्चन। Which of the following is the Poisson's equation for a linear and isotropic but inhomogeneous medium? देखो homogeneous medium के लिए इसने आपसे पूछा है। तो देखो 56 बताती हूँ मैं आपको, रुको एक सेकेंड। देखो इसमें बेसिकली आपसे पूछा है पॉइजन्स इक्वेशन का डेरिवेशन पूछा है इस क्वेश्चन में। तो देखो पॉइजन्स इक्वेशन का डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले आपको गॉस थ्योरम आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। गॉस थ्योरम क्या होती है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू। ठीक है, अब क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर आप देखो रो वी कितना होता है, रो इंटू वी इक्वल्स टू क्यू वाई बी। तो क्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, रो वी इंटू वी, ये होती है आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी। तो इस क्यू को आप ऐसे नहीं लिख सकते, क्लोज इंटीग्रल ऑफ रो वी, क्लोज नहीं इसमें ओपन ही आएगा, इंटू डी वी, है ना। तो ये हो गया क्लोज इंटीग्रल डी डॉट डी एस किसके बराबर हो गया, ओपन इंटीग्रल रो वी डॉट डी वी। ठीक है, अब उसके बाद आप देखो डेल डॉट डी एस पे आप अपन लगाएंगे डाइवर्जेंस थ्योरम। डी डॉट डी एस पे पॉइजन्स इक्वेशन का हम डेरिवेशन कर रहे हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल डॉट डी और इंटू डी वी। ये आपने लगा दी इसमें डाइवर्जेंस थ्योरम। जिसको भी नहीं पता है एक बार डाइवर्जेंस थ्योरम जाके पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और देखो अपन के इस साइड तो अपनी इक्वेशन क्या बनी, डेल डॉट डी इंटू डीवी, और इस साइड अपनी इक्वेशन क्या बनी है, तो इस साइड आपकी इक्वेशन क्या बन गई, इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डीवी। अब यहाँ से आप डीवी से डीवी क्या कर दोगे, काट देना। तो आपका फाइनली इक्वेशन क्या मिली, डेल डॉट डी इक्वल्स टू डी वी। अब देखो डी इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, और ई इक्वल्स टू आपने ये भी पढ़ा होगा माइनस ग्रेड वी। अब ये सब वैल्यू आप इसमें रखिए, तो डेल डॉट कोष्टक में लिखिए एप्सिलॉन ग्रेड बी, और ये माइनस जो इस साइड आएगा उसको माइनस रो ले जाइए इस साइड पे। तो देखो आंसर आ जाएगा आपका बी आ जाएगा इसका आंसर। देखो आप जाके देखो इसका बी आंसर। देखो ये है जो मैंने डेरिवेशन किया था, बी पढ़िए इसका, ये रहा बी। बी बी वी 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 दिख रहा है ना सबको। देखो मैं थोड़ा पास करके और बता देती हूँ, एक मिनट स्लाइड करते हैं इसको। इसका आंसर ये भी है, देखो मैंने निकाला डेल एप्सिलॉन ग्रेड वी इक्वल्स टू माइनस रो, आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे 50 ये हो गया। अब देखो द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स एंड फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टिंग, तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स एंड फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर, सबको ही पता होगा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स एंड फील्ड इंटेंसिटी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कितनी होती है, 0, सॉरी डकार आ गई। अब आता है 58। द टू मेटल्स हैविंग एन एरिया ऑफ 50 आर सेपरेटेड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग 4 mm रिलेटिव परमिटिविटी आपको 9 दे रखी है। तो कैलकुलेट द कैपेसिटेंस अक्रॉस द मेटल। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना इसका, जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्या होता है, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वही इसने लगा दिया है और अपना आंसर निकाल लिया है। 59 देखिए द पोलराइजेशन, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन है। डी और ई में क्या रिलेशन होता है, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ये लगा देना तुम क्वेश्चन का आंसर। इसने पोलराइजेशन और ई में रिलेशन पूछा है। ठीक है, ये होता है, याद करके रख लेना है, यहाँ लगा लेना। अब तुम सोचो मैं डेरिवेशन यहाँ पर बताने लग जाऊँ तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, और हमें क्वेश्चन भी बहुत फास्ट करने हैं। तो 60 देखो ए बैलिस्टिक, देखो मैं आपको जेई के हिसाब से यहाँ पर नहीं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है मतलब जो एई में आने के लायक है। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं एई का जेई का, उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि केवल मैम इसी की प्रिपरेशन करवा रही है। ठीक है, अब देखो ये बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है। सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में जो चार्ज होता है ना, वो होता है के इंटू थीटा।
ठीक है, चार्ज की वैल्यू होती है के इंटू थीटा। अब पढ़िए इस क्वेश्चन को। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू 1 दे रखा है। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 कूलाम पर डिग्री, माइक्रो कूलाम पर डिग्री, और थीटा कितना दे रखा है 22.5, और इसने आपसे पूछा है वी दे रखा है। सी की वैल्यू देखिए, तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्यू इक्वल्स टू होता है के इंटू थीटा। के की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, पुट करिए, और सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी फॉर्मूला लगाइए। क्यू आपको निकल ही जाएगा, और वी से आप 15 वोल्ट लिख के यहाँ से सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। 61 पे चलिए। Which one of the following statement does not state that electrostatic field is conservative? देखो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कंजर्वेटिव होने के लिए देखो कुछ कंडीशन क्या होती है। डेल क्रॉस इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है। ई की वैल्यू क्या होती है आपकी माइनस स्केलर ग्रेड वी आप बोल सकते हैं। और थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया, अगर आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड कंजर्वेटिव है इसका मतलब वर्क डन इन ए क्लोज पाथ इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये 3 कंडीशन होती है जब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है। लेकिन इसका आप बी पॉइंट पढ़िए इस क्वेश्चन का। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 0। ऐसा नहीं होता कि क्लोज सरफेस में आपके दो जो पॉइंट होते हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो, ठीक है। या फिर मतलब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को कंजर्वेटिव प्रूव करना है, तो इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका जो वी है वो 0 आए, तभी आपका ई 0 आएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आंसर बी आएगा कि ये स्टेटमेंट आपका डज नॉट स्टेट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। 62 पे आते हैं। देखो इस 62 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द इलेक्ट्रिकल फील्ड फ्रॉम ए टू बी विल बी। देखो आप ए से लेके बी में जाओगे ना, ए की रेडियस छोटी है, बी की रेडियस बड़ी हो गई, रेडियस इंक्रीज हो गई तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई। आप फॉर्मूला देख सकते हो 1/εr², मतलब कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी इंटेंसिटी ई, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। देखो एक क्वेश्चन इसमें, वेयर इज द लाप्लास इक्वेशन वैलिड। देखो पॉइजन्स इक्वेशन का फॉर्मूला देखो इसने यहाँ पर लिख रखा है। अब ये लाप्लास इक्वेशन तब बनेगी, लाप्लास इक्वेशन क्या होती है डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू 0। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब आपका जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो चार्ज फ्री डाइलेक्ट्रिक होगा, तो ना, और डाइलेक्ट्रिक होगा जिसमें चार्ज नहीं होगा, तभी आप रोबी की वैल्यू क्या पुट करोगे 0 पुट करोगे, और डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू 0 ये आपकी लाप्लास इक्वेशन खिलाती है। तो इसका आंसर आएगा ओनली इन चार्ज फ्री डाइलेक्ट्रिक रीजन सी, ठीक है। ये मैंने देखा था 64 क्वेश्चन, थोड़ा इसमें मिस्टेक कर रखी है इन लोगों ने। मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड, 20 वैसे ठीक है, ये भी बता ही सकती हूँ 11 बराबर। एक सेकेंड मैं देख लेती हूँ इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं। मिस्टेक तो इसमें है, देखो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है या बहुत ईजी है क्वेश्चन। देखो आप वी देखो, इसमें वी का ग्राफ दे रखा है और आई का ग्राफ पूछा है सिंपली कैपेसिटर में। आई कोस टू क्या होता है सी इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है। यहाँ पर सी की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, वी का ग्राफ दे रखा है, आप डी वी बाई डी टी का ग्राफ निकालिए सबसे पहले। तो देखो ये डी वी बाई डी टी इंक्रीजिंग स्लोप है, डिफ्रेंशिएट कर जब भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं ट्राइंगुलर कर्व का तो क्या आता है आपका रेक्टेंगुलर। तो ये मेरा रेक्टेंगुलर आ गया। अब मेरे को इसका एम्पलीट्यूड डिसाइड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट का एम्पलीट्यूड देखने के लिए आपको क्या करना है, देखो जब इंक्रीजिंग है आपका स्लोप इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर आप स्लोप का फॉर्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले आपकी हाइट कितनी है 10, और ये आपका जो बेस कितना है 1, तो कितना आया 10। अब इसको आपको किससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कैपेसिटर से, तो आप कैपेसिटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए कैपेसिटर की वैल्यू से, तो आप उनको आई इंटू सी बी बाई डी टी वाला फॉर्मूला लग जाएगा इस क्वेश्चन में। तो ये लगेगा, तो ये आपकी स्लोप यहाँ पर आपको लिखनी है 20, ये एम्पलीट्यूड आ जाएगा, ये एम्पलीट्यूड आपको यहाँ दर्शाना है। अब नीचे वाला आपको करना है, नीचे वाला आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए नीचे वाला कैसे करोगे, 1 से लेके 3 तक आपका स्लोप क्या हो रहा है डिक्रीजिंग हो रहा है, और आपका जो एम्पलीट्यूड दे रखा है वो कितना दे रखा है नेगेटिव साइड में -12। तो आप देख लीजिए सबसे पहले आप हाइट लिखेंगे -12, उसके बाद 3 में से 1 गए तो 2, ये आपका बेस आ गया, ठीक है। सॉरी नहीं, 10 से लेके -12 तक कितना डिक्रीज हुआ है, ऊपर से देखेंगे ना कितना डिक्रीज हुआ, 10 से लेके -12 तक कितना डिक्रीज हुआ 22 डिक्रीज हुआ है, 10 आया 10 से लेके 12 तक, ठीक है। उसके बाद आप इसको बेस से डिवाइड करोगे तो 2 आया, तो ये आ गया अपना 11। अब इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कैपेसिटर की वैल्यू से, कैपेसिटर की वैल्यू 2, तो आपका आ जाएगा 22। तो
जो हमारी वेवफॉर्म आई थी यहाँ पर, ये तो 20 आ जाएगी इसकी वैल्यू, और ये आपका पहुँच जाएगा -22 पे। ठीक है, जो मेरा अभी आया है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसका ट्रांजिशन दोबारा किससे होगा, -12 से लेके 10 तक दोबारा वही सेम ट्रांजिशन है, तो आप दोबारा 22 तक उसको लेके जाओगे ग्राफ को। पहले तो 20 था, अब 22 पे आप इसको लेके जाना। ठीक है, आ गया। अब 65 क्वेश्चन देखिए यार, कैपेसिटेंस का यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन पूछा है, मैं इसको वो करती हूँ। ठीक है, इतना तो मैंने आपको अभी तक सिखाई दिया होगा कि तुम्हें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद हो गया। 66 क्वेश्चन देखिए, इमेज थ्योरी इज एप्लीकेबल टू ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ओनली। ये तो तुम्हें याद करके रखना है कि जो भी इमेज थ्योरी आप लगाते हो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए लगाते हो, मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं लगाते हो। अब आता है द केबल हैज एन इंसुलेशन रिलेटिव परमिटिविटी टू इफ एन इंसुलेशन इज रिप्लेस्ड बाय वन ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द केबल। अब देख लो, ये वही है, जो आपका कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, पहले तो रिलेटिव आपका जो परमिटिविटी थी वो 2 थी, अब कितनी हो गई, 4 हो गई। तो आपका जो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर लगाओ। ठीक है, अब 68 the option have been given out which three are like in same manner and one is different, select odd one। अब देखो, पहला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ई होता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, वी होता है। पोटेंशियल डिफरेंट, वी ए वी हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स अलग चीज़ है इसमें, तो इसका आंसर क्या आएगा, बाकी सब पोटेंशियल से रिलेटेड, फ्लक्स अलग चीज़ है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। 67 देखिए, 69 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड फील्ड लाइंस। देखो ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के क्या होती है, ऑर्थोगोनल होती है। तो इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड फील्ड लाइंस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, ये याद करके चलना। अब आता है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करेंट I इक्वल्स टू 10 एम्पियर एट वाट डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड H इक्वल्स टू 1 एम्पियर पर मीटर। मतलब ये होगा मैग्नेट। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर में जो H का फॉर्मूला होता है वो होता है I/2πd। अब इसने D की वैल्यू पूछी है, I/2πh, जिसमें I की वैल्यू कितनी है, 10/2πh की वैल्यू कितनी है, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10/2π। बी ऑप्शन आ जाएगा आपका। ये फॉर्मूला याद रखना कि किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर में H की वैल्यू I/2πd होती है। 71 6 कैपेसिटर है दे रखे हैं और सीरीज में कनेक्टेड। देखो सीरीज में सी इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। दो कैपेसिटर को लेके बता रही है। अगर C1 की वैल्यू 2 है और C2 की वैल्यू 3 है, तो सी इक्विवेलेंट का जो आंसर आएगा ना, हमेशा 2 से कम आएगा। जो छोटी वैल्यू होती है ना, उससे भी कम या फिर उसके बराबर आएगा। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है इसमें कि आपको 6 कैपेसिटेंस दे रखे हैं, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑलमोस्ट इक्वल्स टू। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, C6। तो जो वैल्यू आएगी सी इक्विवेलेंट की, या तो C6 आएगी या उससे छोटी आएगी। तो इसका आंसर C6 हो जाएगा। 72 पे चलिए। 72 क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है आपको, वही कैपेसिटेंस निकालना है। मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, इसमें सारी वैल्यू दे रखी है, आपको पुट करनी हो, डायरेक्ट कैपेसिटेंस निकालना है। देखो इस 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा है, तो आपको कैलकुलेशन अपनी इतनी फास्ट रखनी है कि आप ये सब कैलकुलेट आसानी से वहाँ पर एग्जाम में कर पाओ। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट 73 पे देखते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस अबाउट ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट लीनियर चार्ज एग्जिस्ट इन व्हाट फॉर्म। देखो जब भी लीनियर चार्ज की बात आएगी, है ना, प्लस 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 और माइनस माइनस माइनस, तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा प्लेन होता है। ये आप सबको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन है जो याद करने टाइप है। इक्विपोटेंशियल सरफेस अबाउट पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट लीनियर चार्ज एग्जिस्ट इन व्हाट फॉर्म इज प्लेन, आंसर आएगा। अब देखो 74 ए लॉसी कैपेसिटर विद लॉस एंगल 0.01 रेडियन। देखो जब भी एंगल आपको रेडियन में दे रखा है, आप इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिग्री में चेंज कर लो। ड्राज ए करेंट 0.5 एम्पियर व्हेन सप्लाइड एट 1000 वोल्ट फ्रॉम साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स, द एक्टिव पावर कंज्यूम बाय द कैपेसिटर। देखो आप सबको पता ही होगा, जो एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, VI cos phi। ठीक है,
अब लॉस एंगल और आपके फाई में क्या रिलेशन होता है, देखो फाई इक्वल्स टू होता है 90 डिग्री माइनस लॉस एंगल, तब आप फाई की वैल्यू, अब इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में 0.01 आपको क्या दे रखा था, लॉस एंगल दे रखा था, तो आप उसको डिग्री में इसने चेंज कर लिया, उसके बाद फाई की वैल्यू निकाल ली 90 माइनस लॉस एंगल से, तो 89.43 आया। वी क्वेश्चन में दे रखा था, आई क्वेश्चन में दे रखा था, और कोस फाई आप लिख के इसकी आंसर जो निकाला 5 वाट निकाला। क्वेश्चन नंबर 75, द कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटिंग कंडक्टिंग स्फीयर्स और रेडियस आर इन वैक्यूम इज, देखो मैंने आपको बताया था सी इक्वल टू क्या बताया था, क्यू बाई वी, वी की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, के की वैल्यू के क्यू अपॉन आर, तो के की वैल्यू आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, अब के की वैल्यू रख दी क्यू अपॉन आर, क्यू से ली क्यू कट गया तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 76 पे, द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर सी कुड बी, देखो सी की वैल्यू, सी की एनर्जी क्या होती है, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर सी। अब यहाँ पर आप लिख दो सी की वैल्यू रख दो, जैसे ही आप वी की रख दो, ठीक है, वी की रखोगे ना तो हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी इसका आंसर मिलेगा। आप इसमें वी की वैल्यू रख के देखना, क्यू बाय सी, ठीक है। तो आपको, तो ये आपका यहाँ पर जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे वी की, तो आपका आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी, एनर्जी आ जाएगी कैपेसिटर की। वैसे तो ये फॉर्मूला है, आपको याद करके चलना है। अब आता है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। देखो ए एक्स क्रॉस एज एक्स, सबसे पहले क्रॉस का क्या होता है, मोड ए इंटू मोड बी इंटू साइन थीटा, है ना। अब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा, तो जीरो साइन जीरो कितना होता है, 0 होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, गलत हो गया, क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें रखेंगे तो 0। अब उसके बाद ये वाला हम बात करते हैं, देखो ए एक्स क्रॉस ए वाई इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ए वाई क्रॉस ए एक्स, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ ए वाई क्रॉस ए एक्स की जगह आप क्या रख दोगे, माइनस ए एक्स क्रॉस ए वाई, तो 0 आंसर आएगा, तो ये तो आपका सही हो गया ये वाला स्टेटमेंट। अब ये वाला देखो, अब देखो इसने माइनस का साइन नहीं लगाया और इन दोनों को पलट दिया इस क्वेश्चन में, देखो, और आप बिना माइनस के साइन के आप इसको इसमें चेंज नहीं कर सकते हो, तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पर भी सेम हुआ कि ए थीटा इंटू ए आर है, ठीक है, और ए आर डॉट ए थीटा दोनों सेम होते हैं, देखो इसका आंसर आएगा 2 AR डॉट ए थीटा, ठीक है, आप कुछ भी रख लो इसका आंसर 0 नहीं आएगा, तो इसका आंसर आएगा बी, देखो, ठीक है। अब देखते हैं इन फ्री स्पेस इफ रो इक्वल्स टू 0 द पॉइजन्स इक्वेशन बिकम, देखो मैंने बताया था ना क्या हो जाती है, लाप्लास इक्वेशन बन जाती है, डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू 0, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज, ये तो भाई कितनी बार ई इक्वल्स टू वी बाई एल भी होता है, ठीक है, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्ट, एल की वैल्यू हो जाएगी मीटर, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड वोल्ट पर मीटर। 80 देखो, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी इज, अब डी इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाय एस, है ना, क्यू इक्वल्स टू कुलाम आ जाएगा, और एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हो डी, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी की यूनिट निकाल सकते हो, एस सरफेस है, एरिया है, तो यहाँ पहुँच जाएगा नीचे क्यू के, और तो आंसर आ जाएगा आपका वी। अब आते हैं हम 81 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, देखो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट, ये होती है एप्सिलॉन, ये होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये होती है एप्सिलॉन आर यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी, जबकि उसने पूछा एब्सोल्यूट, तो ये आएगी आपकी एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। What will the capacitance of a capacitor if the charge stored on its plate is large, देखो Q इक्वल्स टू क्या होता है, C इंटू वी, अगर चार्ज आपका लार्ज होगा तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है। 82 में C आंसर आएगा। 83 पढ़िए, 83 का क्वेश्चन देखो कैसे, वही कैपेसिटेंस आपको निकालना है 83 में।
What will the voltage V of a battery connected to a parallel plate capacitor with air as dielectric area? उसके बाद सेपरेशन दे रखा है 2 mm का, चार्ज भी दे रखा है, तो इसने V पूछा है। देखो सारी चीज़ Q इक्वल्स टू C इंटू वी, सी में एप्सिलॉन नोड A बाई डी, ए आपका दे रखा है, डी आपका दे रखा है, एप्सिलॉन आपको दे रखा है और V पूछा है और Q भी दे रखा है। लगा लेना, कैलकुलेशन टाइप फॉर्मूला है। देखो ऐसे देखो आप कितने कितने न्यूमेरिकल आ रहे हैं SSC JEE में, ये भी आया 2018 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, देख लो ये क्वेश्चन है। अब आपको इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वहाँ जाके, तब आपका आंसर आएगा। फॉर द सर्किट शोन बिलो फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन टर्मिनल ए और बी। देखो सबसे पहले सी इक्विवेलेंट निकालो, पैरेलल में तो कैपेसिटेंस जुड़ जाते हैं, तो ये आ गया 12, फिर 12 और 6 किस में हो गए, सीरीज में हो गए, तो आंसर क्या आ गया 4 आ जाएगा सी इक्विवेलेंट। फिर अब इसमें फॉर्मूला लगा लो, हाफ सी वी स्क्वायर, वी की वैल्यू आपने 400 वोल्ट दे रखी है और सी इक्विवेलेंट यहाँ पर आप 4 लिख लेना। ठीक है, आंसर आ जाएगा